मैम, मेरा नाम हनीशा बिश्नोई है और मैं श्री गुरु जम्बेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 की छात्रा। मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि मैंने विकास दिव्य कृति सर को कहते हुए सुना था कि उनका कहना था कि आप आईएएस की परीक्षा में बैठे पूरी तैयारी के साथ। आप आईएएस लगे या ना लगे, ये मतलब। हाँ हाँ अनीशा बोलो, बहुत शाबाश। हाँ, आप अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे, मैं इस बात से सहमत हूँ। पर मेरा प्रश्न यह है कि हमारा परिवार और समाज इन सभी की सफलता हमारे सिलेक्शन में ही देखता है। आप अच्छे इंसान हो या नहीं यह नहीं देखता। आप आईएएस, आईपीएस, आरजेएस यही देखता है। ऐसा क्यों मैम? मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स हमारा इंडिया बहुत डेवलप्ड है और बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अनइक्वलिटी है। जैसे कि गर्ल्स उतनी एजुकेशन नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। और मैम तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में ऐसा क्यों है और हम इससे कैसे सही कर सकते हैं? आज के ज़माने में भी ऐसा है क्योंकि इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, है ना। आप बदल जाएंगी। आई होप मैम कि कल मैं भी आपकी जगह इस तरह से खड़ी होकर और माइक में बोल पाऊँ। आप तो आज भी बहुत अच्छा बोल रही हो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमन प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद गुरुजी, शिक्षा ऋषि आदरणीय प्रवीण जी भाटिया गुरुजी, मुख्य अतिथि विधायक आदमपुर, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया, मंच पर पधारे हमारे विशिष्ट अतिथिगण, बिश्नोई मंदिर बुढ़ा जोहर डाबला के सदस्य एवं आज का कार्यक्रम जिसके लिए निमित्त है मेरी बहनें, माताएं, बच्चे जो आज पधारे हैं, उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मुझे आज अत्यंत गौरव और हर्ष महसूस हो रहा है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबसे जो भारत का, हमारे समाज का भविष्य हैं, युवा हैं, उनसे अपनी बात साझा करने का आज मौका मिला। युवा सम्मेलन से मैं काफ़ी समय से देखती आई हूँ। इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने टीवी पे देखा था। मैं और मेरे पापा उस समय दिल्ली में थे और इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी और हम दोनों बैठ के देख रहे थे। तब नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा, यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा। लेकिन उस समय भी मंच पर एक भी महिला नहीं थी और मेरा बहुत सपना था कि जाके मैं वहाँ बैठूं और एटलीस्ट एक महिला तो मंच पर आए। तो मैं आज बहुत ही ये मेरे लिए भी एक सपना साकार जैसा है कि मैंने तब ये सोचा और आज मुझे मंच पे आने का मौका मिला। आप ही सब लड़कियों की तरह हूँ मैं, ऐसे ही सपने थे, ऐसे ही मैं भी ऐसे ही देखा करती थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं आपसे बात करूँगी और सवालों के जवाब भी दूंगी कि ऐसा क्या था कि मैं वहाँ से निकलकर मंच के इस पार पहुँची। क्योंकि मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ थी या मेरा दिमाग बहुत तेज़ था। मैं बहुत ही साधारण ग्रामीण परिवेश से आती हूँ। डाबला से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मेरे दादाजी यहाँ पे 20 साल के लिए रहे थे, ये उनकी कर्म भूमि है और आज ये मेरे लिए बहुत ही सुखद संयोग है कि मैं वापस वहीं आई जहाँ पे मेरे दादाजी ने कर्म किया था। और इस तरीके से आप सब लोगों के बीच तो शायद ये किस्मत, डेस्टिनी जिसे हम कहते हैं, उसी का उसी का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैं आई। तो मैं बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, बहुत ही साधारण से घर से मैं आती हूँ और यहाँ तक पहुँच पाई मेरे माता पिता, गुरुजनों और समाज के सपोर्ट की वजह से। अगर ये सब नहीं होता तो मैं भी शायद आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बालिका शिक्षा। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझे शिक्षा का मौका मिला, आज की जनरेशन में मिलता है। मैं बात कर रही हूँ मेरी माता की शिक्षा का। तो मेरी माता की भी बचपन में शादी हो गई थी और
बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हुआ करती थी उस समय पे, लेकिन फिर भी मेरे नाना जी ने उनको प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी पढ़ाया। और शादी होने के बाद मेरे दादाजी ने अपने बच्चों में और अपने बेटों में और मेरी मम्मी में कोई फर्क नहीं किया, उन्हें उतने ही अवसर दिए शादी के बाद जितने उन्होंने अपने बेटों को दिए। और उसी की वजह से मेरी मम्मी ने उस समय सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बचपन से हमारी शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। हमारी शिक्षा उनके लिए सबसे ज़रूरी थी। और समाज में हम 2 बेटियां हैं, हमारा भाई नहीं है। और सिलेक्शन होने के पहले तक मुझे हर समारोह में, हर शादी में कोई ना कोई आके सांत्वना जता देता था मेरे पेरेंट्स को कि लाई 2 छोरियां ही हैं, है ना। बोल देता था के छोरिया ने लिए लिए फिरो, उन्हें जो कि नहीं दिल्ली ले जो कि नहीं उन्हें ले जो। ये सिलेक्शन होने के बाद से थोड़ा वो सुनना कम हुआ है, नहीं तो आए दिन ये बात हर जगह कॉमन थी, लाई अति मोटी छोरी होगी जिज्ञा छोरो ना भी नाम रोशन करार एंड ऑल दैट। तो वो सबको सुनने को मिलता है ना। आज भी हमारे जो कहीं ना कहीं नजरिया है, मैं किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती, लेकिन ऐसा है। और उसको बदलने का भी जो मेहनत है वो भी हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज से आगे बढ़ें। और जब तक विश्वास नहीं होगा, मैं आज अभिभावकों को, जो माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ये बहुत ही उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे में वो विश्वास दिखाएं। जब तक आप अपने बच्चों में विश्वास नहीं दिखाएंगे, बच्चों में वो विश्वास नहीं आएगा। मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा बहुत विश्वास के साथ, उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी। उनकी कोई मेरे से रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं। उनको बस ये था कि जो मौके उन्हें नहीं मिले वो मौके उन्होंने हमें दिए। मैं जब दिल्ली, मैंने जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी बीकानेर से की, फिर मैं नागौर में भी पढ़ी, फिर मैं अजमेर में पढ़ी। और जब मैं आप ही की तरह 12वीं कक्षा में थी तो मुझे ऐसे सोच के लगता था कि दिल्ली जाने का मन है, दिल्ली में पढ़ने का मन है। लेकिन तब उस समय हमारे समाज से, तो क्या मेरे पूरे स्कूल से कभी कोई दिल्ली पढ़ने नहीं गया था। तो मुझे बड़ा असंभव सा लगता था कि क्या मैं जा पाऊंगी, भेजेंगे क्या। और मुझसे पहले किसी ने, मैंने 7th 8th क्लास में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया था, तो मुझसे पहले कोई इंग्लिश मीडियम में भी नहीं था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं दिल्ली पढ़ने जाना चाहती हूँ। तो पापा को थोड़ा ऐसा लगता था, डर लगता था कि अकेली लड़की हमेशा से घर के, और मैं घर से बहुत अटैच्ड भी थी, मैं बहुत उनके प्रति डिपेंडेंट भी थी। तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि कैसे अकेली जाऊंगी, रहूंगी, दिल्ली में पढ़ाई करूंगी। लेकिन अगेन मेरे माता पिता ने मुझ पे बहुत विश्वास दिखाया। उन्होंने बोला सपने बड़े देखो, आपको जहाँ जाना है आप एडमिशन लो और जाओ। और मैं दिल्ली गई, मैं दिल्ली में रही, वहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ पैदा हुई। यहाँ पे आके मेरे से बोला भी नहीं जाता था। मतलब मैं जो वार्ता होती है स्टेज पे आना, मेरे को बहुत भय था, है ना। मैं दिल्ली गई, कॉलेज में मैंने अपने आप को डेवलप किया और उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करते करते आज यहाँ पे पहुँची हूँ। कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं लड़कियों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने वहाँ से यहाँ का ये सफ़र तय किया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा एक सपना था वो मैंने पूरा किया। सबसे पहली चीज़ है कि आदतें, है ना। आपको अपनी आदतें बहुत सही रखनी हैं। आदतें धीरे धीरे, जो आप दिनचर्या में हर दिन जो आपकी आदतें हैं वो आपका पूरा लाइफस्टाइल बनाती है, वो आपकी पूरी जिंदगी को एक दिशा देती है। ठीक है, तो आज ही मैं चाहूँगी कि जो भी बेटियां हमारे साथ है, जो भी बच्चे हैं, वो आज इस मन से एक संकल्प लेके जाएं कि हम एक अच्छी आदत अपनाएंगे। ये सिर्फ 5-6 दिन लगते हैं एक आदत को अपनाने के लिए। तो अपना आंख बंद करिए, आपको जो भी लगता है कि एक आदत जो आपको आगे लेके जाएगी जिंदगी में, है ना। वो जल्दी उठने की हो सकती है, अखबार पढ़ने की हो सकती है, अपने माता पिता का आदर करने की हो सकती है। आदतें आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगी। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे आसपास इतने धुरंधर लोग थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इस भीड़ में मेरा कब मौका आएगा।
मैं भी बहुत डरती थी, है ना। बहुत तेज बड़ी बड़ी कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग, इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग, बाहर से पढ़े हुए, तो मुझे, लेकिन मेरी जो आदतें थी, मेरी जो कंसिस्टेंसी थी, उनकी वजह से मैं उन सब के बीच में से निकलकर यहाँ पे पहुंची। वो लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते थे। मेरी रूममेट ही थी और वो बहुत बड़ी कॉलेज से थी और मुझे उसे देख के लगता था, लेकिन उसकी जो आदतें थी, मतलब कि जैसे डेली पढ़ना, है ना, जो अपना डिसिप्लिन होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं नहीं था। वो मुझसे कहीं तेज थी, लेकिन वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई। तो एक ये चीज है कि अच्छी आदतें अपनाइए, ठीक है। अच्छी आदतें आपको जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जाएगी। दूसरी जो मेरी चीज है, जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, वो है कि किसी भी चीज को अपनी कमजोरी मत समझो, है ना। किसी भी फेलियर से घबराओ मत। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला प्रयास किया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फेलियर्स देखे, शुरू से बहुत फेलियर्स देखे। जब मैंने अपना मीडियम चेंज किया और मैं इंग्लिश मीडियम में आई, तो बहुत हाई फाई मिशनरी इंग्लिश स्कूल था, सब इंग्लिश में बात करते थे, हिंदी में बोलने पे फाइन लगा देते थे। मैं उस चक्कर में किसी से बात ही नहीं करती थी, मैं अपना चुपचाप बैठी रहती थी, टिफिन खाती थी। तो लेकिन मैंने उस पर इतनी मेहनत की कि, और मेरी राइटिंग भी मैं जोड़ के नहीं लिख पाती थी, तो टीचर्स डांटते रहते थे कि इनकी राइटिंग इतनी बुरी है, दूर दूर लिखते हैं। तो मैंने 1 साल मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की, ग्रामर सीखी, अलग से क्लासेस लगाई, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की, और उस 1 साल में मैंने अपने उसको बहुत मजबूत कर लिया। इतना मजबूत कि जब मैंने 10th क्लास के एग्जाम लिखे थे, तो मेरी क्लास में मेरी राइटिंग सबसे अच्छी थी, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की। तो मुझे तब ये समझ में आया कि जो चीजें हम अपनी कमजोरी मानते हैं, है ना, अगर हम उस पर मेहनत करें तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ भी कमजोरी जैसा नहीं होता, है ना। जैसे मेरी मैथ्स भी कमजोर थी और मैंने उस पर मेहनत की। मेरे 10th क्लास में 10 CGPA आए थे, मेरे मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स थे, जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज्यादा डरती थी। तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी कमजोरी है, तो वो वही है जिस पे आपने अभी तक मेहनत नहीं करी है ना। आप मेहनत करेंगे, आपकी सारी कमजोरी आपकी ताकत बनेगी। और फेलियर से नहीं घबराना है। 2017 में जब मैंने अटेम्प्ट देने शुरू किए, तो मैंने कोई एक भी एग्जाम पास नहीं किया। मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा सोचने लगे कि क्या दिक्कत है। 2017 में मैंने लगातार बैंक, IBPS ऐसे करके लगातार मैंने काफी एग्जाम दिए, किसी का प्री तक नहीं निकला। तो वो मेरे लिए काफी लो फेस था। लेकिन अगेन, अगर आप उस चीज पे मेहनत करते हो, जो तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप ये देखिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। हम लोग क्या करते हैं कि फेलियर से घबरा जाते हैं, है ना। फेलियर से घबराना नहीं है, आंख बंद करके एनालाइज करना है कि कहाँ गलती हुई और उस गलती को ठीक करना है ना। आज के समय में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मैंने जो यूपीएससी क्लियर किया और यूपीएससी का जो एग्जाम दिया, वो पूरा मुंडवा से दिया। मुंडवा आपको पता होगा कि नागौर के पास में एक छोटा सा कस्बा है। मैं दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में घूमी, एग्जाम की तैयारी करी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है बड़े शहर से। मैंने एक बड़ा शहर छोड़ा, मैं घर आई, और शायद मैं मुंडवा नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मुंडवा में मुझे एक छोटा सा ही कस्बा है, लेकिन वहाँ पे मुझे डिसिप्लिन का मौका मिला, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिला, जो मैं गलतियाँ कर रही थी उनको सुधारने का मौका मिला। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि आप अगर कोई बड़े शहर नहीं जा पाएंगे तो आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। मैं शायद उस छोटे शहर नहीं आती तो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाती। मैं अपने घर वालों के पास थी, वहाँ पे मैंने बहुत डिसिप्लिन तरीके से मेहनत की और ये निकल गया। ये भी मेरा तीसरे प्रयास में निकला। 2 प्रयास तक मुझे भी हताशा हासिल हुई। एक इसमें अगेन मैं पेरेंट्स का वो बोलना चाहूँगी कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। वो मुझे हमेशा ऐसा फील करवाते थे कि तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की हो, तुम दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो। उससे मुझे बहुत हौसला मिलता था। तो मैं भी खुद में महसूस करने लगी कि हाँ, मतलब अगर मेरे पापा ये बोल रहे हैं तो ये सच है। और उसके बाद में मैंने तैयारी की, ये मुंडवा वाली जो मैं बात कर रही थी, तो वहाँ से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया
और उसके बाद में मैंने ये तो एक एक करके आप यहाँ तक पहुँचते हो। कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए सपने भी बड़े देखने होते हैं, है ना। तो जो भी लड़कियां मौजूद है मैं उनको ये बोलूँगी कि सपने बहुत बड़े देखो, अपने सपनों पे किसी तरीके की कोई बाधा मत लगाओ। जैसे मेरे को दिल्ली पढ़ने का सपना था, तो मैं ये भी सोच सकती थी कि राजस्थान में ही कहीं पढ़ लूँ, जयपुर में पढ़ लूँ, या फिर एग्ज़ाम देने का जब मौका आया तो बहुत से लोगों ने बोला कि स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम दे दो या ये दे दो, लेकिन मेरा सपना जो था मैंने वो किया, है ना। तो सपनों पे किसी चीज़ की पाबंदी मत रखो, लेकिन मेहनत उससे कड़ी करो, मेहनत उससे 3 गुना करो अपने सपने हासिल करने के लिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि समय बहुत कीमती है ना। हम लोग जब यंग होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो हमें लगता है कि एक ही ज़िंदगी है, जी लो जितना जीना है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। एक ही ज़िंदगी है, मानव जीवन का बहुत महत्व है ना। तो मानव जीवन को, अपने जीवन को एक मकसद रखो और उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करो। अभी आप जो भी करोगे, अपना परिवार, अपने आगे के 50 साल आपके इसी पे डिपेंड करते हैं। मैं एक बहुत ही पर्सनल उदाहरण दूंगी कि रिग्रेट जो होता है, जो हमें लगता है कि हम में इतना पोटेंशियल था, हम ये कर सकते थे, लेकिन हमने मेहनत नहीं की, वो बहुत बुरा होता है। जब मैं कॉलेज भी गई थी तब मुझे ऐसा था कि मैं शायद थोड़ी और मेहनत कर लेती तो शायद थोड़ा और बेहतर कॉलेज मिल जाता, और वो मेरे साथ था 3 साल तक की, है ना। फिर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये फिर नहीं सोचना है कि शायद थोड़ी और मेहनत कर लेती तो मेरे सपने वाली नौकरी मिल जाती, है ना। ये चीज़ आपके साथ हमेशा रहती है, तो पूरी मेहनत करो। समय बहुत कीमती है, जो भी आपको जीवन में करना है अच्छी आदतों के साथ, उसकी तरफ पूरी 100% आप मेहनत करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीने के मकसद को हासिल करो। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि ये नौकरी ही सब कुछ है ना। आज के समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में पूरी दुनिया हासिल है, और ये हमें लगता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि ये नौकरी ही सब कुछ है या ये चीज़ ही सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं है। अभी जिस पद पर मैं हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, मैंने ये देखा है कि स्किल्ड लोग होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। जो मेहनती लोग होते हैं वो अपना रास्ता बना लेते हैं। तो अगर आप अपने पोटेंशियल पे, अगर आप अपने हुनर पर काम कर रहे हैं तो आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। एक नौकरी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। जब मैंने बहुत यूपीएससी की तैयारी कर ली थी और मुझे लगा था कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, तब मैंने यही सोचा था कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और सही। मैंने अपना, जब आप मेहनत करोगे तो आपके मन से अपने आप आने लगेगा कि ठीक है, ये नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा, है ना। तो अपने आप पे, अपनी स्किल पे मेहनत करना है और अपने आप से ईमानदारी रखनी है। अल्टीमेटली ये आपकी जिंदगी है ना। आज मैं अगर आईएएस बनी हूँ, जो मैं काम कर पा रही हूँ, वो मेरा सपना था, वो मुझे ये काम करना था। माता पिता को बहुत खुशी होती है, उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरी जिंदगी है। तो अगर मैंने अपने साथ ईमानदारी रखी तो मुझे सब कुछ मिला। तो आपको अपने साथ ईमानदारी रखनी है। आपका जीवन है, आपको उसे दिशा देनी है और सिर्फ आप ही उसे दिशा दे सकते हो। कोई भी 100% टाइम आपके सर पे नहीं रह सकता कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आपको खुद ये रियलाइज करना है कि आपको क्या करना है, राइट। और अगर आज इस मंच पर मौजूद या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी बच्चियां हमें सुन रही है, अगर आगे वाले वर्षों में आप अपनी उपलब्धियों के साथ इस मंच को सुसज्जित करेंगे तो मुझे लगेगा कि जो हम ये युवा कार्यक्रम रखते हैं वो तब असल रूप में सक्सेसफुल होगा। तो मैं बहुत ही आशा करती हूँ कि आप लोगों में से कई लोग, कई लड़कियाँ ये मंच पर हमारे साथ पहुँचेंगी और अपनी कहानी, अपने स्ट्रगल्स की कहानी सबके साथ साझा करेंगी। थैंक यू।
गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम हनीशा बिश्नोई है और मैं श्री गुरु जम्बेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 की छात्रा। मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि मैंने विकास दिव्य कृति सर को कहते हुए सुना था कि उनका कहना था कि आप आईएएस की परीक्षा में बैठे पूरी तैयारी के साथ। आप आईएएस लगे या ना लगे, ये मतलब। हाँ हाँ अनीशा बोलो, बहुत शाबाश। हाँ, आप अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे, मैं इस बात से सहमत हूँ। पर मेरा प्रश्न यह है कि हमारा परिवार और समाज इन सभी की सफलता हमारे सिलेक्शन में ही देखता है। आप अच्छे इंसान हो या नहीं यह नहीं देखता। आप आईएएस, आईपीएस, आरजेएस यही देखता है। ऐसा क्यों मैम? बहुत ही अच्छा सवाल किया तुमने अनीशा, बहुत बहुत तुम्हें इसके लिए। ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच है। मुझे भी लगता है कि ऐसा होता है कि सिलेक्शन पे सिलेक्शन पे देखा जाता है। लेकिन जो मैं बोल रही थी कि मैं उस पद पर हूँ और हम लोग काम करते हैं बहुत से एनजीओज के साथ, बहुत सी महिलाओं के साथ। तो वहाँ पे हमें ऐसा दिखता है कि जो लोगों में हुनर है, जिनमें प्रतिभा है, जो अच्छे इंसान हैं, उनकी बहुत कद्र है। आप अपने आसपास देखेंगे कि समाज में आपकी बहुत वैल्यू होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को, सिलेक्टेड लोगों को। आप अपने आसपास देखिए, जो आपके आसपास लोग हैं जो हैं, तो आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका तेज सब जगह रहता है। जो दिया अगर जो जलता है उसकी रोशनी सब जगह होती है ना। जैसे मेरे फादर हैं, है ना, मेरे फादर किसी उसमें सेलेक्टेड नहीं है, लेकिन पूरा समाज जो मेरी मदर को जानता है, जो मुझे जानता है, वो मेरे पापा को भी जानता है। उन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं की, है ना। तो आप अगर अच्छे इंसान हो, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाओगे। जैसे मेरे दादाजी दादी जी बहुत सज्जन इंसान हैं, है ना। तो उनको पूरा गांव जानता है, जो आपके आसपास का समाज है सब जानते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से पूरा परिवार आगे बढ़ता है। तो हो सकता है कि हम लोग उस तरीके से, आपको दिखने में ऐसा लगे कि सिर्फ सिलेक्शन पे ही रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास देखेंगे जिन लोगों से आप बहुत प्रभावित हैं, तो वो लोग वो हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भाटिया सर हैं, है ना, वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने लोगों का सिलेक्शन करवाते हैं, है ना। आप खुद उस बात से मानेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा दिखने में लगता होगा परंतु ऐसा नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे, आप में हुनर होगा, आपकी सब जगह पहचान होगी। थैंक यू मैम। एक और प्रश्न है मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम माया जोशी है। मैं श्री गुरु जम्बेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12th की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भारत की सबसे बड़ी यूपीएससी की परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कौन प्रशासनिक अधिकारी बनेगा और कौन नहीं। तो क्या वास्तव में आपका अनुभव जानना चाहती हूँ कि मैम इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह सालों की तैयारी मांगता है। तो ये वास्तव में उतनी कठिन है जितनी लोग इसे प्रेजेंट करते हैं, जबकि लोग समय इसे कठिन बना देते हैं। पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि कितने कॉन्फिडेंस से, कितनी बोल्डनेस से हमारी लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी होके क्वेश्चन पूछ रही है। तो लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू। देखिए, कोई भी जो परीक्षा होती है वो कठिन बनती है कंपटीशन से, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उससे। क्योंकि इस एग्ज़ाम की कोई कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 99% मार्क्स लाने हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा है और इसके लिए हर फील्ड के लोग बैठते हैं, तो ये कठिन है ना, लेकिन ये असंभव नहीं है। जितनी डिफ़िकल्टी हमें बाहर से दिखती है, आप जैसे जैसे इस परीक्षा में आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये उतनी कठिन नहीं है।
है ना। इसमें अगर आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो 1 साल का इसके अंदर प्रयास काफ़ी है, 1 साल का प्रयास। लेकिन ये परीक्षा को कठिन इसलिए बन जाती है ये, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कमी होती है। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से शुरू करें। जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो तैयारी की नहीं जा सकती। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको रियलाइज होता है कि एक कोर्स है, एक सिलेबस है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हो तो कठिन है। और कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ कठिन होती है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो मैं आज शायद यहाँ पर नहीं होती। जैसा मैंने बोला कि बहुत एवरेज लड़की ही हूँ मैं, लेकिन बहुत ही निरंतर प्रयास के साथ उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो के आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल हम ही जैसे लोग क्लियर करते हैं। और अगर आप यूपीएससी के टॉपर्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत से लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, सरकारी स्कूलों से है। जो मेरी बैचमेट है गुंजन सिंह, जो यहाँ पे एसडीएम भी लगी हुई है, बहुत ही मामूली परिवार से है, बहुत ही मामूली स्कूल से है, हम ही आप जैसे लोग हैं। तो ऐसे लोग भी क्लियर करते हैं। बस ज़रूरत है तो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने की और एक सही दिशा में आगे बढ़ने की। थैंक यू सो मच मैम, आई एम सेटिस्फाइड। बहुत बहुत आभार सुश्री परी बिश्नोई जी। इसके साथ एक अन्य क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स हमारा इंडिया बहुत डेवलप्ड है और बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अनइक्वलिटी है। जैसे कि गर्ल्स उतनी एजुकेशन नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। और मैम तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में ऐसा क्यों है और हम इससे कैसे सही कर सकते हैं। आज के ज़माने में भी ऐसा है क्योंकि इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, है ना। जिस तरीके से हमारे समाज जैसा रहा है उसकी वजह से ऐसा है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। हमारे जो सरकार है उसकी बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसकी वजह से हम अब तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। मैं इसी मौके पर मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगी कि हमारे 2-3 आप सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे, किसी के पास लैपटॉप भी होगा, तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगी कि आप मानव संसाधन मंत्रालय, जो ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, एजुकेशन, आप इन सब की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पे बहुत सी लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है। आप लोग 12वीं क्लास में हैं अभी, है ना। 12वीं क्लास करियर का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होता है। तो आपको उसके अंदर बहुत से स्कॉलरशिप्स, बहुत सी स्कीम्स, सबकी जानकारी मिलेगी। तो मैं आप सबसे आज ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक बार जाओ, उस पर देखो और देखो कि क्या आप उनमें से किसी के लिए एलिजिबल हो या उनको अवेल कर सकते हो। और जैसा कि आपका क्वेश्चन की बात है, तो बिल्कुल ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में ऐसा रहा है कि विमेन, देयर हैज़ बीन इनइक्वालिटी। इनफैक्ट भारत पहला ऐसा देश था मॉडर्न वर्ल्ड में जिसने जो वोटिंग राइट्स है वो साथ में दिया महिलाओं और पुरुषों को। और बहुत से ऐसे विकसित डेवलप्ड देश है जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए थे, हमने आज़ादी के साथ ही उनको दिए। तो ऐसा रहा है, लेकिन अभी बदल रही हैं चीज़ें। अगर मैं हमारे आईएएस के बैच की भी बात करूं तो उसमें 170 में से 55 महिलाएं थी और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको आप किसी से कम नहीं हो, किसी से डरना नहीं है, इक्वली गुड हो। और मेरे अंदर पर्सनली हमेशा ऐसा था कि कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों। जैसे गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना यूजुअली लड़कों का काम होता है ना। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सा ऐसा होता है कि रात को अगर कहीं जाना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो ऐसा लगता है कि ये तो लड़कों के काम है। तो पहले तो लड़कियां अपने मन से ये चीज़ हटाओ, ये डर हटाओ कि ये लड़कों का है, ये हम नहीं करेंगे, तब कभी बराबरी नहीं होगी, है ना। अगर आपको भी अपने मन से सारे डर हटाने, मैंने खुद गाड़ी चलानी सीखी और वो भी पहाड़ों में,
अगर लड़के चला सकते हैं तो मैं भी चला सकती हूँ। वहाँ पे डिज़ास्टर, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं तो मैं वहाँ पे खुद जाती हूँ। तो अपने मन में आप ये सोचो कि आप किसी से कम नहीं हो और दुनिया अपने आप बदल जाएंगी। आई होप मैम कि कल मैं भी आपकी जगह इस तरह से खड़ी होकर और माइक में बोल पाऊँ। आप तो आज भी बहुत अच्छा बोल रही हो। Thank you, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। बहुत खूब। सुश्री परी बिश्नोई जी ने अपने उद्बोधन में समस्त प्रकार के प्रश्नों को